हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल पढ़ाई आपकी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक पॉलिटी का, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने वीडियोस में देख लिया है पॉलिटी के, जिनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। उन महत्वपूर्ण चीज़ों में उद्देशिका, संग्रह क्षेत्र, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट उन लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे वीडियोस को देख लें, क्योंकि सिविल की प्रिपरेशन के लिए या भारत का नागरिक होने के लिए पॉलिटी के सारे सेगमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ जाने अति आवश्यक है। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये संविधान में क्यों आए, इनकी संविधान में क्या उपयोगिता है और इसका किस रूप में क्रियान्वयन होता है, ये तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार की योजना और पॉलिसी के ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कोई डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते अगर सिविल प्रिपरेशन में आप हैं। सरकार को समझने के लिए आपको डीपीएसपी बहुत अच्छी तरीके से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझना बहुत ही आवश्यक आपके लिए है। आइए कुछ थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में पहले जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या था कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान का जब प्रारूप बन रहा था उस दरमियान बी.एन. राव साहब ने भारतीय नागरिकों को दो तरह के फंडामेंटल राइट देने का प्रावधान बनाया, सिस्टम किया। एक तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रूप में जो भाग 3 में है, दूसरा एक तरह से फंडामेंटल राइट जो कि नागरिकों को भाग 4 में दिया गया है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जाने कि यह भाग 4 में है। अभी आपने देखा कि संघ भाग 1 में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, और भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने बताया कि उस समय जो संविधान निर्मात्री सभा थी उनका यह मत था कि नागरिकों को कुछ ऐसे राइट्स दिए जाएं, कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जो कि उनको डायरेक्ट दे दिए जाएं अभी ही, और कुछ समय के साथ उनको दिए जाएं। अब समय के साथ दिए जाने का क्या मतलब है? देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो भारत सरकार के पास सिविल सेवकों की, संसाधनों की बहुत सारी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, जो कि संभव नहीं था कि एक लंबे समय तक गुलामी में रहा हुआ एक कंट्री वह सडनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके और इतनी अच्छी पॉलिसीज बना पाए अपने नागरिकों के लिए। ये थोड़ा अकल्पनीय स्थिति थी। इस नाते संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारधारा को पोषित करते हुए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया। उस समय जो चुनौतियां थी वो कुछ तो फंडामेंटल राइट तुरंत देने की स्थिति में भारत था, लेकिन कुछ की स्थिति के लिए भारत नहीं था। जिसके लिए भारत नहीं था उसके लिए उन सारे बिंदुओं को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया। इसमें सरकार को निर्देशित करने का प्रयास किया गया है, बाध्य नहीं किया गया है, बस निर्देशित करने का प्रयास किया है कि सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी भारतीय जनता के लिए, नागरिकों के लिए पॉलिसी बनती है। किसके लिए? पॉपुलेशन, पब्लिक के लिए, जनता के लिए बनती है। तो कोई भी नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हुए गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए बनाने का प्रयास करेगी। ये बात इतनी महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है भारतीय संविधान में सरकारों के लिए। ये अवधारणा कहां से आई? तो विश्व में आप जान लीजिए कि मात्र 2 ही ऐसे कंट्री हैं जो अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान देते हैं। आयरलैंड के संविधान से पहला है, दूसरा भारत है। भारत ने आयरलैंड के संविधान से ही नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में स्थान दिया है। एक्चुअल में शुरुआती दौर में स्पेन में ही नीति निर्देशक तत्वों के जन्म का आविर्भाव हुआ, लेकिन उसके संविधान में इस रूप में इसको नहीं वरीयता दी गई है। उसको मूल रूप से संविधान में जो प्लेस देने वाला पहला कंट्री आपका है वो आयरलैंड है, और आयरलैंड से ही भारत में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में भारतीय संविधान जब बना तो नीति निर्देशक तत्व सडनली आ गया। एक्चुअल में क्या था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसमें भी नीति निर्देशक तत्व के रूप में उस समय विद्यमान आपका था अनुदेश पत्र। जो 1935 के अधिनियम में अनुदेश पत्र जो था वही भारतीय संविधान में एक तरह से कहिए नीति निर्देशक तत्व के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, और ये जो अवधारणा है बेसिकली वह एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की कल्पना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ऐसा हमारा राज्य होगा। ये एक गवर्नमेंट एक कल्पना कर सकती है, राज्य सरकार एक कल्पना कर सकती है या सरकारें कल्पना कर सकती हैं कि हमारे राष्ट्र में नागरिकों को किस तरह के राइट्स, किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे। अगर आप अभी आगे देखिए पढ़ेंगे इनके अनुच्छेदों को डिटेल जब करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये तो सारी ऑलमोस्ट बातें ये नागरिकों के लिए ही हैं, नागरिकों के संदर्भ में ही बताई गई है। तो आपको एक इमीडिएटली देखने में लगेगा कि ये तो जैसे आपको फंडामेंटल राइट ही है, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो फंडामेंटल राइट ही लग रहा है पूर्ण रूप से। तो ये फंडामेंटल राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट की छवि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और उसका जो उस समय प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था परिस्थितियों के कारण से, वो समय के साथ नागरिकों को प्रदान किया जाए। इसी कारण इसको बाध्यकारी नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया, जैसे कि जो एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई थी कि एक आदर्श राज्य हमारा कैसा हो, आदर्श कंट्री हमारी कैसी हो, इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ही इसको स्थान दिया गया है। इसमें नागरिकों के अधिकारों, पर्यावरण, प्रकृति, कृषि, तमाम सारे क्षेत्रों को ध्यान में रखे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सारे बिंदु को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। एक एक बिंदु को अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके पहले अगर हम देखें उस समय जो विचारधाराएं थी भारत में, एक अच्छा वेलफेयर स्टेट कैसे हो सकता है जब उसमें एक अच्छे विचारों का सामंजस्य हो, यानी उसमें गांधीवादी विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, लोक कल्याणकारी विचारधारा का यानी उदारवादी विचारधारा का उसमें समावेश हो, तभी कोई राष्ट्र कल्याणकारी राष्ट्र वेलफेयर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो ये सब सारी बातें इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। ये उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा मूल रूप ले सकती है। तो वही बात मैंने बताई कि ये चीजें जो नीति निर्देशक तत्व में जो बातें बताई गई हैं उसका अनुसरण जब तक स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट राज्य सरकार जब तक कोई इसका अनुसरण नहीं करेगी तब तक एक अच्छा वेलफेयर अपने कंट्री का विकास नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। तो यही बात इसमें बताई गई थी। भारतीय प्रस्तावना में देखिए कुछ बातें बताई गई है भारतीय प्रस्तावना की। उनके उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा। उसमें बातें क्या बताई गई हैं आपको, जैसे बताई गई है भारतीय प्रस्तावना भारत के नागरिकों को कुछ बातें, कुछ राइट्स प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय सुलभ कराने की बात करता है, पर जोर देने पर संकल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ पर बात बताई गई है,
प्रियम्बल में आप लोगों ने देखा होगा, प्रियम्बल आई थिंक आप लोगों को याद होगा। इसको हमेशा देखिए, कोई भी अनुच्छेद आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्रियम्बल में क्या बातें बताई गई थी। तो जैसे यहाँ पे प्रियम्बल में जिक्र हो रहा है, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिड मार्च शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हमारा क्या था, उद्देश्य क्या थी, प्रियम्बल था। आपको इसको जबान पे आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझते हुए आपको याद होना चाहिए। आपने इस चीज को अगर मैंने जो पढ़ा है अभी आपको, वो आप उसको ध्यान से अगर समझेंगे तो उसमें तमाम सारी बातें ऐसी बताई गई हैं। कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना की गई है और कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है, प्रियम्बल की पूर्ति तभी होगी जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू नहीं पूरा किया जा सकता है उस चीज उद्देश्यों को। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के माध्यम से बताएगी नहीं, क्रियान्वित नहीं करेगी तो कैसे कल्पना पूरी होगी। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब तक समानता का भाव नहीं गवर्नमेंट अपने आप में डेवलप करेगी। तो ये बहुत सारे बातें हैं इसमें, तो क्या क्या बिंदुओं पे ध्यान देना है हमको। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की जो अवधारणा प्रियम्बल में की गई है उसकी पूर्ति, उसके आदर्शों की पूर्ति लागू, जब तक जीपीएसपी लागू नहीं होगा या नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे तब तक उनकी पूर्ति होना एक तरह से संभव नहीं है, जब तक वो लागू नहीं होगा। ठीक है, जीपीएसपी राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है। ठीक है, राज्य एक नैतिक राज्य है, ये जब तक आप नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं करेंगे, उसके लागू कानूनों को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक आप नहीं हो सकते नैतिकता आपके अंदर एक नैतिक राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, देश के वास्तविक रूप में से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। तो देखिए बात जान लीजिए कि ये नीति निर्देशक तत्व करते क्या है, ये आगे से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये नैतिकता के तो सूत्र हैं, लेकिन ये देश के वास्तविक रूप से क्या स्थापित करने का प्रयास करते हैं, मतलब देश में क्या स्थापित करने का, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक मतलब समान रूप से सबको। ठीक है, समाजवाद आप जानते हैं, समाजवाद के बारे में कभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, कभी जब वाद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे समाजवाद की अवधारणा में क्या बताई गई है। तो एक तरह से आप ऐसे कल्पना समझिए कि एक अच्छे राष्ट्र की, एक अच्छे राज्य की कल्पना की गई है समाजवाद के माध्यम से। ठीक है, सभी को समानता की बात कही गई। उसी तरह से आर्थिक प्रजातंत्र यानी कि लगभग उसमें भी आर्थिक रूप से भी लोगों में संपन्नता, समानता हो, अन्यथा ऐसा ना हो कि कहीं कुछ एक वर्गों के हाथों में धन का संग्रह बड़े पैमाने पर हो जाए, बाकी लोग गरीब रह जाए, तो फिर वो भी एक समानता की स्थिति नहीं डेवलप हो पाएगी, राष्ट्र एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य के लिए का परम कर्तव्य होगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों जो हैं इनको अगर स्टेट गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे देखिए बार बार शब्द आ रहा है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जब वो पॉलिसी बनाएगी तो उस विधि निर्माण करते समय उसका परम कर्तव्य होगा कि वो इस पे ध्यान दे कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, देखिए राज्य सरकार पे किसी भी सरकार पे, राज्य सरकार मीन्स यहाँ पे है कोई भी सरकार, राज्य सरकार का सेंस अगर स्टेट गवर्नमेंट आप समझना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी, क्योंकि पॉलिटी में राज्य शब्द जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य जो है वो इस मतलब नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करते ही कोई विधि का निर्माण करेगा। ठीक है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा।
तो आइए, ये तो कुछ थोड़ी बातें थी कि मतलब कहाँ से आया, कैसे हुआ और किसकी क्या उपयोगिता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं करती है तो फिर मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो कोई परिस्थिति ऐसी होगी जो उसकी एक मजबूरी क्रिएट कर रही, मतलब सामने खड़ी कर रही होगी, नहीं तो वो राज्य सरकार इसको बिल्कुल करना चाहेगी। और लेकिन इसको देखिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए एक समस्या और भी है कि सरकार को जब भी इस चीज को लागू करना है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपसी सौहार्द, भाईचारा और सामाजिक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि किसी चीज को किसी के ऊपर थोप दिया। जैसे अभी एक बात करेंगे हम लोग, आगे क्रम में मिलेगा सामान्य नागरिक संहिता के बारे में, वो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर वहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से उसको बताऊंगा कि सरकार को कैसे क्या कर रही है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बताए गए हैं इसमें किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से क्या क्या बातें बताने का प्रयास किया गया है, वो देखते हैं। तो पहला इसमें है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, आपको मैंने बताया कि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों से जो आर्टिकल 36 इसका पहला आर्टिकल है, वह अनुच्छेद 12 जो आपका है राज्य की जो डिफिनीशन देता है वही सेम बात किया जाता है अनुच्छेद 36। उसमें यह बताया गया, अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है कि राज्य मतलब जो है इसका क्रियान्वयन करेगा। जैसे राज्य की डिफिनीशन बताएगी तो राज्य क्रियान्वित करेगा, तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मैंने आपको राज्य में बताया था केंद्र सरकार और केंद्रीय पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके राज्य के अंतर्गत नंबर 1 स्थिति में आते हैं। नंबर 2 में आते हैं प्रत्येक राज्यों की सरकारें और प्लस विधानमंडल। ठीक है, ये दूसरे आपके राज्य के दायरे के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा आता है जितने भी प्राधिकारी हैं या कहिए प्राधिकरण हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी विधिक रूप से जो स्थापित किए गए कानूनी रूप से, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी आती हैं। ये सब राज्य हैं जो कानून बना करके जनता पे गवर्न कराने वाली इकाई है, वो सब राज्य के दायरे के अंतर्गत आपको आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 जो क्या करता है वो कहता है राज्य के बारे में। अगला है अनुच्छेद 37, यह कहता है न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि फंडामेंटल राइट हमको प्राप्त है तो उसके लिए तो आप न्यायालय में जाएंगे। न्यायपालिका जो है अपने पावर के माध्यम से अनुच्छेद 32 के माध्यम से और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के माध्यम से आपको फंडामेंटल राइट तो दिला सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के अगर आप वाद न्यायालय में जाते हैं तो पहली चीज आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में वाद योग्य है ही नहीं, है ना, इसको स्थान नहीं दिया गया। ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। इसको राज्य को का यह कर्तव्य होगा कि वो इसका अनुसरण करे, बाध्य नहीं होगा। तो बाध्य नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब इस चीज को लागू करो। जैसे अब आप देखिए कि गोवा है, गोवा में सामान्य नागरिक संहिता आपको लागू है, और आप देखेंगे और जगहों पे ये सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो अब एक थोड़ा सा बड़ा अंतर आपको दिखा, जब कोई कहे कि नहीं और राज्यों में भी लागू होना चाहिए सामान्य नागरिक संहिता, तो आप इसके लिए वहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 1961 से ही गोवा में सामान्य नागरिक संहिता लागू की गई है, ठीक है, और बाकी जगहों पे नहीं लागू है। तो मतलब ये जो भी बातें बताई गई हैं, है ना, तो वो टोटल नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में वाद योग्य नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। तो दो अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 36 में आपका कहता है राज्य की डिफिनीशन के बारे में बताता है कि राज्य के दायरे में कौन आएगा, क्योंकि हर शब्द अभी एक एक आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राज्य शब्द पहले आएगा कि ये राज्य ये करने का प्रयास करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। हर जगह राज्य शब्द दिखेगा, तो राज्य मतलब कौन, तो वही राज्य अनुच्छेद जो 12 में राज्य है, अभी जो मैंने आपको बताया कि राज्य के अंतर्गत सरकारें, ठीक है, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल और सारे वो प्राधिकारी, ठीक है, या इकाइयां जो संवैधानिक रूप से स्थापित की गई हैं, वो सारे राज्य के दायरे के अंतर्गत आपकी आएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद ये 36 जो आपका कहता है राज्य, अनुच्छेद 37 जो कहता है वो कहता है डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप बाध्यकारी नहीं कर सकते, न्यायपालिका नई सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात कहता है। और अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। ठीक है, क्या कहा रहा है इसमें? इसमें बता रहा है कि राज्य इस बात का हमेशा भरसक प्रयास करेगा, इस बात का अनुसरण करेगा राज्य कि लोक कल्याण के लिए, लोक हित को ध्यान में रखते हुए, लोक हित करने के लिए क्या करना होगा सरकार को? ऐसी व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करना होगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो कि वो छूट गए, जैसे लिंग के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर, संप्रदाय विशेष के आधार पर, जातीय विशेष के आधार पर, ये ना होने पाए कि कुछ वर्ग के लोग वंचित रह गए, छूट गए। सरकार इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेगी। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि वह लोक व्यवस्था की अभिवृद्धि के लिए, लोक व्यवस्था की अभिवृद्धि यानी ऐसा कोई कार्य ना करे कि लोक व्यवस्था क्या हो, भंग हो, डिस्टर्ब हो, लोगों में वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसका पूरी तरह से ध्यान करेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा, इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये बात स्टेट को, सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य को ये करना ही होगा। ये इस तरह से है। अब करना ही होगा का मतलब बाध्यकारी नहीं है, कोई भी अगर अच्छी सरकार है तो डेफिनेटली इस चीज को करेगी। एक तरह से कहिए सरकार को एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। आप देखेंगे, इसको अभी समझते जाएंगे, जैसे जैसे तैसे आपकी ओपिनियन इस पर बनती जाएगी। ये सरकार को एक निर्देशित करने का प्रयास करता है कि भाई ऐसे करो तो ठीक है। जैसे आपके लिए कोई गाइडलाइन होती है, हमारे लिए अपनी गाइडलाइन होती है कि भाई नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप विद्यार्थी हैं तो आपका कार्य क्या है कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए। ये एक आपका, फिर उसके लिए जो मानक है विद्यार्थियों के लिए, उसको आपको पूरा करना ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, उसे कोई जैसे विद्यार्थियों के लिए है कि कहा जाता है कि विद्यार्थी है तो भाई उसका अनुसरण करना चाहिए, उसी तरह से राज्य है तो राज्य को इस चीज का अनुसरण करना चाहिए। ये तो बात आपको बताई गई अनुच्छेद 36, 37 और 38 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 39, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसको थोड़ा बारीकी से लोग देखते हैं। अनुच्छेद 39 जो है यह कई खंडों में विभक्त है। ये लगभग करीब में 6 खंडों में विभक्त है। ठीक है, क ख ग घ और च तक की स्थिति में आप देखेंगे तो ये इसको मिलता है, यानी कि 6 खंड इसके हैं। एक एक खंड में क्या क्या बातें बताई गई हैं इसको देखते हैं। पहले कहता है क्या, राज्य, ध्यान समझिएगा, राज्य शब्द हमेशा लगेगा हर आर्टिकल के पहले। राज्य, कोई भी कार्य कोई करेगा, वो कौन करेगा? राज्य करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्य किसी के साथ स्त्री और लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर ये नहीं भेदभाव करेगा, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आजीविका के साधन यानी कि कोई रोजगार, जैसे है कोई व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, अगर वो कृषक नहीं है, खेती नहीं है, वह मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, तो सरकार ऐसी पॉलिसी करेगी, ऐसी कुछ योजनाएं बनाएगी कि जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। जैसे अभी आप देख रहे हैं मनरेगा, देख रहे हैं, मनरेगा को क्या होती है, सरकार क्या करती है, उस पर वो व्यवस्था, हालांकि इस अनुच्छेद के आधार पर मनरेगा नहीं बनाया गया है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण के आधार पर आपको बता रहा हूँ आपको कि ऐसा प्रयास करेगी कि उनकी आजीविका चलती रहे। ऐसा ना हो कि वो खाने बिना मरने लगे। ऐसे जब तक कोई आजीविका नहीं रहेगी, कोई साधन नहीं रहेंगे, तब तक व्यक्ति जीवन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेगा कौन? राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन, यानी कि किसी महिला और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर महिलाओं को, पुरुषों को अगर जॉब मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है, तो महिलाओं को भी समान रूप से कार्य मिलेगा। मनरेगा में आप देखते हो कि समान रूप से महिला और पुरुष को, दोनों लोगों को कार्य दिया जाता है ना। तो वहां पर महिला और पुरुष में एक तरह से कहिए भेद नहीं होगा। ये आर्टिकल ये कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ये बात कह रहा है। और उसके बाद क्या कहता है 39 क्या कहता है बेटा? राज्य क्या करेगा? देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण। देखिए, देश के जो भौतिक संसाधन है, खनिज संसाधन वगैरह जो भी हैं, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसी व्यवस्था करेगा, नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। यानी कि जितने भी भौतिक साधन हैं, ठीक है, उसके
स्वामित्व और नियंत्रण के लिए, जैसे मान लो खदानें हैं या जो भी भौतिक साधनों में आप देख सकते हैं वन है, जंगल है, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो भौतिक साधनों के रूप में, इसमें किसी एक या लैंड है भौतिक साधनों में, जैसे मान लो जमीन जो है किसी एक व्यक्ति के वर्ग के व्यक्ति के पास पूरी लैंड हो जाए, है ना, तो क्या होगा कि बाकी गांव के सारे लोग, एक दो परिवार के पास अगर लैंड हो जाए तो बाकी के पास नहीं लैंड रहेगी, तो वो क्या करेंगे, फिर करेंगे क्या, उनकी आजीविका कैसे चलेगी। तो ऐसा ना होने पाए कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे देश में ऐसा हो जाए कि लिमिटेड लोगों के पास सारी चीजें हो जाए, आजीविका के साधन हो जाए, तो पता चले कि वो बाकी लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, वो सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक साधनों के स्वामित्व पे और नियंत्रण में ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक इससे सार्वजनिक हित हो सके। सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी प्राइवेट संस्था को दे दी तो पूरी तरह से वो अधिग्रहित कर ली गया। तो जो भी कार्य करेगी वो सार्वजनिक हितों में ध्यान में रखते हुए। सार्वजनिक हित में कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए आप गाँव के पास देखते हैं तालाब है, पोखरे है, वो क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। कुछ ऐसी लैंड होती है, शहरों में आप देखेंगे पार्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर क्या होता है वो सरकार की सार्वजनिक संपत्ति है। उसमें क्या सरकार को क्या होती है, काफ़ी आप देखिए बड़े बड़े शहरों में सरकार पार्क बनाती है, बना के उसको छोड़े रहती है। उसके पीछे का क्या मोटिव है, सरकार की इतनी बड़ी लैंड अगर वो बेचे तो बहुत कीमती जमीन बिकेगी, लेकिन नहीं, सरकार ये चाहती है सार्वजनिक हितों में ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति वहाँ पर एक अच्छा एक इन्वायरमेंट, एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो कि वहाँ पर रहा जा सके। ठीक है, अभी आगे चल करके आप डीपीएस पे देखेंगे तो इससे बड़ा बहुत अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं और कितना सुविधाएं देने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, हम लोगों को इसमें बताया गया है, करेंगे। ठीक है, अगला है बेटा संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित किसी भी तरह से, वही बात एक तरह से कही है स्पष्ट रूप से। इसमें ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्तियों में ऐसा ना हो कि मतलब कुछ एक व्यक्तियों के पास सारी चीजें केंद्रित होकर के रह जाए, और कुछ एक व्यक्तियों के पास जब केंद्रित होकर के रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें केंद्रीकरण ना हो सके, उससे सार्वजनिक हित क्या होगा, प्रभावित होने लगेगा। तो वही बात ठीक ऐसा ना हो कि जिसका केंद्रीकरण हो जाए, किसका, सार्वजनिक संपत्तियों का केंद्रीकरण ना हो जाए, या संपत्ति और उत्पादन का, जैसे सार्वजनिक संपत्ति है तो वो तो आपको इस वाले बिंदु में जो देखा है, तो भौतिक साधनों, जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या आते हैं, जिनसे आप कोई चीज उत्पादित करके अपना जीविकोपार्जन करते हो, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आपके आएंगे इसमें। यहाँ पर क्या कर रहा है, संपत्ति और उत्पादन। संपत्ति मतलब से लैंड हो गई और उस पर हो रहा उत्पादन। लैंड रहेगी तो आप उसमें आम की खेती, किसी भी चीज की खेती, कृषि कोई भी चीज करेंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति विशेष के पास अच्छी सारी चीजें हो जाएंगी। जो सरकार ने, आपने देखा कुछ ऐसी योजनाएं सरकार ने बना रखी थी कि जिससे कि बड़े बड़े जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे, लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास हुआ करता था, तो सरकार ने कुछ योजनाएं, अपनी नीतियां बनाई जिसके तहत लैंड का एक सीमा से ज्यादा कोई लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता है। तो लोगों ने उसको फर्म घोषित कर दिया, ट्रस्ट घोषित कर दिया अपनी संस्थाओं, अपनी संपत्तियों को, जिससे कि सरकार से बस। सरकार का मोटिव यही था कि सब में वितरण हो, सार्वजनिक संपत्ति सब में जाए और उत्पादन के साधनों पर लगभग सभी का एक समान रूप से अधिकार बनने की स्थिति बने। अन्यथा की स्थिति में किसी एक व्यक्ति पे सारी चीजें केंद्रित हो जाएंगी, तो वो थोड़ा समाज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला कहता है अनुच्छेद 39 कहता है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए आज है ना, आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं उसी पद पर दूसरी अगर कोई महिला है वो कार्य कर रही है तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। तो ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए अनुच्छेद 39 में, 39 किसमें है, 39 बहुत क्या किया है, समान स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि किसी को लिंग के आधार पर उसके उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको समान कार्य किया है, अगर स्त्री ने किया है चाहे पुरुष ने किया, उस समान कार्य के लिए समान उसको धन मुहैया कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, आगे हम लोगों का है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। देखिए जो श्रमिक स्त्री और पुरुष है या जो बालक है, ठीक है, सुकुमार यानी नाजुक उम्र के बालक है, तो इनको ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व न होने दिया जाए कि जिससे कि उनका, जैसे स्त्री पुरुष है, ऐसी जगह पे माहौल ना हो कि जहां पर उनको एक तरह से कहिए तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो नौकरी करने में, ऐसा इन्वायरमेंट वहां पे ना हो। और बच्चों के लिए सुकुमार यहाँ पे शब्द जो यूज किया गया है वो
कम उम्र के बच्चों के लिए किया गया है। अब यहाँ पे 14 वर्ष आप मत समझिएगा, 14 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। वो क्या हो गया, 18 वर्ष से कम है लेकिन 14 से ज़्यादा हैं, तो सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को ही तो शुद्ध निःशुल्क शिक्षा की बात करता है और उनसे काम कराने से रोकता है। लेकिन उससे कम, उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं वो क्या, एक तरह से कहिए सुकुमार जो अवस्था होगी वो वही होगी, तो उनके लिए एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे वो जहाँ कार्य कर रहे हैं। जैसे श्रमिक शब्द लगा यहाँ पे, श्रमिक महिला श्रमिक हो चाहे पुरुष श्रमिक हो चाहे वो बालक हो श्रमिक के रूप में, तो उसको एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपना कार्य कर सके। तो यही बात बता रहा है, कह रहा है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों को स्वास्थ्य और शक्ति, ठीक है, बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके, है ना, कोई शोषण ना कर सके उन चीजों का, इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट इसका आज का इसका 39 का च है, क्या कहता है, बच्चों तथा युवकों के शोषण से, भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। यह क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था सर्वसम्मति समिति की सिफारिश के आधार पर, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, तो बहुत सारे, तो सारे आर्टिकल्स में लगभग करीब में काफी कुछ आपको लगभग करीब में फंडामेंटल राइट में और नीति निर्देशक तत्वों में और आगे के बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको मिलेगा कि इसमें ये बातें 42वें संविधान संशोधन के कुछ तथ्य मिलेंगे। तो इसमें यही बताया बच्चों युवकों के शोषण से, ठीक है, तथा भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी कि कोई किसी व्यक्ति का, है ना, व्यक्तियों में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो और बच्चों का किसी तरह से ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति लोग शोषण कर पावे, इसका ध्यान रखेगी सरकार, ऐसी पॉलिसी बनाएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो आज का वीडियो हम लोगों का अनुच्छेद 39 तक यहाँ पर हुआ। इसके बाद के 40 से लेकर के 51 तक का जो 11 आर्टिकल्स हैं वो लोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नीति निर्देशक तत्वों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग बाकी से इस बातों को देखेंगे। ओके।